हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 यानी शारीरिक पढ़ा रहा था। और शारीरिक चैप्टर की जो प्रश्नावली 4 पॉइंट्स थी, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। आज की क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। इस प्रश्नावली को पूरा समाप्त कर देंगे इस क्लास में। देखिए, ये प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली में आपको रैखिक समीकरण निकाय युग्म को हल करना है आव्यूह विधि से, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो क्यों ना, चलिए इस पूरी प्रश्नावली को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक के मैंने प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। अभी तक मैंने आप लोगों को जो रैखिक समीकरण निकाय को हल करना बताया था, उसमें 2 वेरिएबल थे। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन कई बच्चों ने हमसे पूछा भी है कमेंट में, ठीक, क्योंकि कई विद्यार्थियों का आंसर भी नहीं आ रहा है। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है, और 15 तो मान लीजिए हम बताएंगे, 14 तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आपको 3 समीकरण दी जाए, ठीक है ना, सबसे पहले उनको देखिए, ax + by + c = जो है आचार पद के रूप में होना चाहिए। फिर ax + by + c यानी a2x + b2y + c2 = कुछ होना चाहिए। फिर a3 b3y + c3z = कुछ होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या समीकरण ऐसे हैं भाई। तो मैं देख रहा हूँ कि ax + by + c = ये तो है। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर बटे में 2 है, तो 2 का इधर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो जब 2 का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाई 4x 4y, और 2 का गुणा z से करेंगे तो ये माइनस का भाई 2z हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ से हट जाएगा। अब ये समीकरण अच्छे से बन गई। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो 3y - 5z = 9 है, तो इसमें आप 0x को जोड़ दीजिए, x वाला इसमें भी हो जाएगा। अब तीनों समीकरण में हमको 3 वेरिएबल देखने को मिले x, y, z, ठीक। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि निम्न समीकरण को हम क्या कर सकते हैं भाई, ax = b लिख सकते हैं। ax = b लिख सकते हैं। क्लियर। जहां जो a होता है वो जो भी वेरिएबल होते हैं उनके गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है। 3 वेरिएबल हैं तो 3 × 3 कोट का ये आपका आव्यूह बनेगा भाई। तो देखिए, x का गुणांक यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ पर y का गुणांक 1 1 लिख देंगे। z का गुणांक 1 1 लिख देंगे। x का गुणांक 2 2 लिख देंगे। y का गुणांक -4 -4 लिख देंगे। z का गुणांक भाई -2 तो -2, चिन्ह अगर है माइनस का तो माइनस लगाओगे। x का गुणांक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है, z का गुणांक भाई -5। क्लियर। इसके बाद x का मान जो होता है वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल यहाँ पर x y z 3 है, तीनों को लिख लेंगे। और जो b होता है वो जो राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट होते हैं उनसे निर्मित आव्यूह होता है। तो राइट हैंड साइड में 1 है, 3 है, फिर 9 है। क्लियर। इतना कर लेना है। अब आपको देखिए, यहाँ पर अगर आपको ax = b है तो x बराबर आप निकालोगे तो a इनवर्स b आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। x = a इनवर्स b, मतलब अगर तुमको x y z का मान निकालना है तो a इनवर्स का b के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब a इनवर्स मतलब इस आव्यूह का हमें इनवर्स फाइंड करना है। मैंने बताया किसी दिए गए आव्यूह का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले उस आव्यूह के शारीरिक का मान ज्ञात करते हैं, फिर सेकंडों से निर्मित आव्यूह ज्ञात करते हैं, और एडजॉइंट a ज्ञात करते हैं। जब एडजॉइंट a ज्ञात किया जाता है तो a इनवर्स बराबर सूत्र लगाया जाता है 1/mod a एडजॉइंट a। मतलब अगर किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना है तो पहले उसका शारीरिक का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद एडजॉइंट a ज्ञात करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी तब a इनवर्स पता चलेगा। फिर a इनवर्स जो आएगा वो यहाँ पर रख करके b के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है तो इतना आसान तो आएगा नहीं भाई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस आप थोड़ा समझिएगा। आप लिखोगे, अतः चेक करेंगे पहले, आप भी a के शारीरिक का मान निकालेंगे। तो आप भी a का शारीरिक का मान निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दें, तो देखिए r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2 लिखेंगे। अब 2 हमारा इस कॉलम और इस रो में छोड़ देंगे तो -4 और -2 बचा, 3 और -5 बचा। फिर देखिए अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अगला लेंगे -1। अब -1 हमारा इस दूसरे वाले कॉलम में है, पहले वाले रो में, तो बचेगा 2 -2 और क्या बचेगा 0 -5। प्रसार कर रहे हैं ना r1 के सापेक्ष, r1 हमारी छूटी और तीसरा कॉलम छूटेगा, वो +1 के साथ लेंगे भाई, है ना। ये बचा 2 -4 और बचा 0 3।
इतना कर लेना है। अब ये हमारे जो है इस आव्यूह के सारणिक का मान हो गया, मैं प्रसार कर दिया मैंने R1 के सापेक्ष। तो आव्यूह ए के सारणिक का मान यहाँ से मिल जाएगा 2, 5 चौक 20 माइनस का 20, माइनस माइनस का गुणा पहली बात तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस सूत्र लगाते हैं, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, क्लियर, माइनस 1, 5 दूनी माइनस का 10 और 0 2 का गुणा ये 0 हो जाएगा, प्लस 1, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, माइनस 0 4 का गुणा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें आव्यूह ए के सारणिक का मान पता चल जाएगा। 20 और 6 26 और 26 दूना कितना होता है भाई 52, माइनस 10 और 1 का गुणा हो जाएगा प्लस का 10, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। 6 कम कितना हो जाएगा भाई 6, देखिए 52 में 10 जोड़ेंगे 62 और 62 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68। ये जो आव्यूह ए के सारणिक का मान आया वो 68 है, नॉट इक्वल टू 0। जब आव्यूह के सारणिक का मान आता है 0 के बराबर नहीं, मतलब 0 के बराबर ना आए, तभी उस आव्यूह का इनवर्स संभव होता है। तो लिखेंगे अतः क्या भाई ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स संभव है। अब जब ए इनवर्स संभव होता है तो हम क्या करते हैं भाई, सहखंडों से निर्मित आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। सहखंडों से निर्मित आव्यूह के लिए मैंने बताया, बहुत बढ़िया तरीका बताया कि आपको क्या करना है भाई, बड़ा सा आव्यूह बना लेना है, ठीक ऐसे। उसके बाद इसके अंदर सहखंडज आपको बनाने हैं, ये तरीका सबसे आसान है, ठीक है ना। इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, क्लियर। फिर आप चिन्ह लगा दीजिएगा, प्लस माइनस है ना, और उसके बाद प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह क्यों लगाते हैं, मैंने कहा था कि अगर 1 1 की वैल्यू पॉइंट करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, सम संख्या के लिए प्लस चिन्ह लगाते हैं और विषम संख्या के लिए माइनस, तो इसलिए अल्टरनेट चिन्ह मैंने लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए भाई A11 की वैल्यू फाइंड करना है तो पहला कॉलम पहली रो को छोड़ना पड़ेगा, यानी पहली रो पहले कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो -4 और 2 बच जाएगा, -4 -2 बचेगा भाई, और बचेगा 3 -5, 3 -5। फिर इसी तरीके से पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -2 बचेगा, 2 -2 और 0 -5 बचेगा, बहुत सावधानी से। फिर तीसरे कॉलम को और पहले रो को छोड़ेंगे तो 2 -4 0 3, तो 2 -4 0 3, क्लियर हुई बात। फिर आ जाएंगे इसी तरीके से दूसरी रो पर, दूसरी रो को छोड़ेंगे है ना, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, दूसरी रो को छोड़ेंगे और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 3 -5, ठीक, क्या बचा 1 1 3 -5, ठीक। फिर हम दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 0 -5, 2 1 0 -5। फिर दूसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे इस कॉलम को तो 2 1 0 3, 2 1 0 3, आगे बात में। फिर आ जाएंगे हम तीसरी रो पर, तीसरी रो को और बारी बारी से कॉलम को छोड़ेंगे, कॉलम 1 को छोड़ेंगे तो 1 1 -4 -2, 1 1 -4 -2। फिर क्या करेंगे हम दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 2 -2, 2 1 और 2 -2। देखिए भाई तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे 2 1 2 -2, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ोगे 2 1 2 -4, 2 1 2 -4। इस तरीके से आपको ये सहखंड प्राप्त हो गए। अब ये सहखंडों से निर्मित आव्यूह यहाँ से क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखिए, ये प्लस चिन्ह लगाया, 5 चौक माइनस का 20, ये माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा ना, फिर माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी 6 -6 माइनस सूत्र वाला प्लस का 6, फिर माइनस लगाएंगे, 5 दूनी माइनस का 10 माइनस सूत्र वाला लगाएंगे भाई 0, इसका गुणा 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 3 दूनी 6 माइनस 0 और 4 का गुणा 0, क्लियर है ना, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए भाई -5 एकम -5 माइनस सूत्र वाला, 3 एकम 3, फिर प्लस लगाएंगे, 5 दूनी 10 माइनस का 10 माइनस सूत्र वाला 0 1 का गुणा 0, फिर माइनस 3 दूनी 6 माइनस 0 और 1 का गुणा 0, फिर प्लस लगाएंगे, -2 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा -2, माइनस लगाएंगे, 4 एकम 4 -4 माइनस सूत्र वाला प्लस का 4, 2 दूनी पहले माइनस लगाएंगे, माइनस का 4 माइनस सूत्र वाला 2 एकम 2, फिर प्लस लगाएंगे, 4 दूनी माइनस का 8 माइनस सूत्र वाला 2 एकम 2।
इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा हमें वो 6 खंडों से निर्मित आव्यूह मिलेगा। जो 6 खंडों से निर्मित आव्यूह आएगा उसका हम परिवर्त कर देंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो यहीं पर चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जगह क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो इधर तो आएगा नहीं भाई, चलिए यहीं पर निकालते हैं, थोड़ा सा पतला बनाएंगे आप भी, है ना, कि आपको पता चल जाए। और थोड़ी सी जगह है, ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 और 6 26 हो जाएगा, लिख दिया मैंने 26। फिर -10 और माइनस का गुणा ये प्लस का 10 हो जाएगा। 6 ये आपका 6 बच जाएगा भाई। -3 -5 -8 -8 का गुणा माइनस से करेंगे +8 हो जाएगा। माइनस का 10 हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे -6 और ये माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 6 खंडों से निर्मित आव्यूह मिल गया। तब एडजॉइंट ए, तो यहाँ से जो एडजॉइंट ए मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मतलब इसका परिवर्त, इस जो 6 खंडों से निर्मित आव्यूह मिला है इसका परिवर्त कर दीजिए, यानी रो को कॉलम में बदल दीजिए, है ना। तो रो को कॉलम में चलिए बदलते हैं। यहाँ पर ये जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, 26 10 6, ये रो में था इसको कॉलम में बदल दिया। इस दूसरी वाली रो को कॉलम में बदल देंगे, दूसरे कॉलम में 8 -10 -6। तीसरी वाली रो को कॉलम में बदल देंगे 2 6 -10। इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपको एडजॉइंट ए का मान मिल चुका है। जब एडजॉइंट ए का मान मिल जाता है तो ए इनवर्स आसानी के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ करेंगे भाई, रफ करें, ठीक, ओके। चलिए रफ करते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको भी रफ कर देते हैं, है ना। अभी मिलाने के लिए हम बाद में लिख देंगे। देखिए लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, सूत्र होता है 1/mod और एडजॉइंट ए। 1/mod ए की वैल्यू आप देख सकते हो कि 68 आई हुई है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू वो देखो वहाँ पर लिखी हुई है 26 8 2 10, है ना, -10 और 6। इसके बाद आप देख सकते हो 6 -6 और माइनस का 10। इस तरीके से आपको अब इसको सॉल्व करना है। अभी गुणा मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इस समीकरण में रख देना है x = a इनवर्स b से, ठीक। a इनवर्स का पूरा मान इतना आ चुका है और b का मान आप सभी को पता था। x का मान था भाई x y z, है ना। और अगर बात करें a इनवर्स की तो a इनवर्स का मान आया है 1/68, और ये आपका देखिए भाई 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10, ठीक, n2 में भाई ये a इनवर्स पे लोगे, n2 में b। अब b जो आव्यूह था वो उधर वाले मतलब जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट थे, तो राइट हैंड साइड में 1 था आपका, 3 था आपका, है ना, क्योंकि 2 से गुणा कर दिया था, और 9 था। ये b आव्यूह की वैल्यू आ गई थी। अब चलिए इसका गुणा कर देते हैं, बस वेरी सिंपल है भाई, इसको गुणा कर देते हैं। चलिए भाई गुणा करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x y z = 1/68। पहली रो का हम कॉलम से गुणा करेंगे, 26 से कम 26, 8 3 24, ठीक, 2 9 18, क्लियर। अब इसी क्रम में दूसरी रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 10 से कम 10, 10 3 -30, 6 9 54। फिर हम क्या करेंगे भाई, तीसरी रो का कॉलम से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 3 -18, 10 9 90, क्लियर। तो यहाँ पर जब देखा मैंने तो हमें x y z का मान मिलेगा 1/68। इसको हल करेंगे, देखिए 8 4 12 12 6 18, हासिल आया भाई 1 1 2 3 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, 68 हो गया। यहाँ पर देखिए 10 से 30 घटाओगे माइनस का 20 और प्लस का 54, तो ये आपका बच जाएगा भाई 34 प्लस का, ठीक है ना। -18 और माइनस का 90 जोड़ोगे तो माइनस का 108 हो जाएगा। -108 में जब आप 6 घटाओगे तो माइनस का 102 बच जाएगा भाई। बताइए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, इसको हल कर लेंगे आप। देखिए ये आपका हो जाएगा 68 के बटे में भाई 68, ये देखिए 68 बटे में ही तो है, सारे एलिमेंट के बटे में जाएगा, 34 के बटे में 68 जाएगा, और -102 के बटे में 68 जाएगा। अब इसको आपको बस कॉर्ड लेना है बस। देखिए 68 से पूरा 68 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका बच जाएगा भाई 1, इसको काटेंगे भाई, 17 दूना 34 और 17 चौको 68 होता है, तो ये 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। या 34 से कम 34, 34 दूना 38 और 34 दूना 68 भाई, ठीक। तो 1/2 आ जाएगा भाई, और इसको आप काटोगे भाई
देखिए 17 चौको 68, 17 छक्का 102, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, ये माइनस का 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 3/2। आप देख रहे हो कि एक्स वाई जेड इधर भी आपका जो आव्यूह है वो आपका एक देख सकते हो स्तंभ आव्यूह है, इधर भी स्तंभ आव्यूह। जब दो आव्यूह सेम ऑर्डर के होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, z की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। ये आंसर सही है कि नहीं, ऐसा चेक करने के लिए हम समीकरण ले लेते हैं, कोई एक समीकरण ले लेते हैं जहां से मैंने हल करना शुरू किया था। उस समीकरण में LHS में वैल्यू रखते हैं, अगर RHS के बराबर आ जाता है तो मतलब ये आंसर हमारा सही आया है भाई। ठीक, ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें क्या नज़र आ जाएंगी। चलिए थोड़ा उधर रफ करते हैं और आपको बताते हैं आंसर सही कि गलत है भाई। आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आंसर नहीं चेक करोगे तब फिर आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि हमको पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं। देखिए हमने देखा कि यहाँ पर हमें XY Z बराबर मिला, क्या मिला भाई? 1, 1/2 और -3/2। दोनों हमारे स्तंभ आप भी दोनों सेम ऑर्डर के हैं। x बराबर 1 मिल जाएगा, y बराबर 1/2 मिल जाएगा और z बराबर -3/2 मिल गया। आंसर चेक करना है, कोई एक समीकरण उठा लेते हैं। तीनों समीकरण में चलिए एक समीकरण ले लेते हैं हम। कौन सा समीकरण ले लेते हैं भाई? 3y - का 5z ले लेते हैं, सबसे आसान यही है। और बराबर आपका 9 था। अब चेक करना है आंसर, तो इसी में वैल्यू रख दीजिए बस। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 3y था, 3 इंटू वाई का मान कितना? 1/2 माइनस 5 इंटू जेड का मान कितना भाई? -3/2, माइनस माइनस पूरा प्लस और ये हो गया 3/2। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यू रखी है। अब ये 9 के बराबर आ जाए हल करने पर बस। देखिए 3 × 3/2, 5 × 15/2, 15 × 3 18 और बटे में 2 हल करेंगे 9। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला वो 100% सही है। तभी मैंने किसी समीकरण में जब लेफ्ट हैंड साइड में XYZ का मान रखा तो हमें राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू थी वो मिल गई। इस तरीके से ये जांचना होता है कि हमारा आंसर सही है गलत। ठीक, तो सारे क्वेश्चनों में यही करना है। जो आपको समीकरण दी जाएंगे, सबसे पहले ए आव्यूह का निर्माण करना है, बी का और एक्स का। उसके बाद आव्यूह ए का इन्वर्स ज्ञात करना है। इन्वर्स ज्ञात करने के पश्चात आपको क्या करना है भाई? एक्स का मान निकालने के लिए आप समीकरण लगाओगे ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हो जाएंगे, XYZ का मान आपस में आ जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप सभी लोगों को क्या करना है? किसी समीकरण निकाय को आप भी इससे हल करना है। हालांकि अभी मैं और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस प्रश्नावली 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 15 उसमें भी इन्वर्स ज्ञात ही करना है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, है ना? बिल्कुल सेम प्रोसेस है भाई, बार बार उसी प्रोसेस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं होती है तो इसलिए बार बार उसी सेम प्रोसेस को क्या हल कराएं। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें बोला जा रहा है यदि A = एक आव्यूह दिया गया 3 × 3 का। ठीक, तो यहाँ पर पहले आव्यूह का मान लिख लेते हैं। A = आपको आव्यूह जो दिया गया है, आव्यूह दिया गया इसमें क्या दिया गया भाई? 2 - 3 और 5, 3 2 -4 1 1 -2, ये आव्यूह का मान दिया गया। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यह बोला गया, फिर समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो जो समीकरण दी गई, देखिए 2x - का 3y, पहले इसको देख लीजिए एक बार, प्लस का 5z = 11 दिया गया है, और 3x - का 2y और सॉरी प्लस का 2y - का 4z = आपको दिया गया है -5, और x + y - 2z = -3 दिया गया है। कुछ नहीं करना है आपको, इन्हीं समीकरणों से ये आव्यूह ए बनाया गया है। x का गुणांक 2, y का गुणांक -3, z का गुणांक 5, x का गुणांक 3, y का गुणांक 2, z का गुणांक -4, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -2। ठीक, तो ये काम तो आपको वैसे भी करना पड़ता है, लेकिन इस प्रश्न में बस इतना बोल दिया कि पहले आप इन्वर्स ज्ञात कीजिए, उसके बाद जो है XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इन्वर्स ज्ञात करने के लिए इसके हम साढ़िक का मान निकालेंगे। इस स्टेप को समझिएगा। साढ़िक का मान ज्ञात करने के लिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 हमारा ये कॉलम, ये रो छूटेगा, ये हो जाएगा 2 - 4 1 -2। फिर आ जाएंगे दूसरे एलिमेंट पर, प्लस फिर माइनस होता है, माइनस ये पहले से ही है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 इस कॉलम और इस रो को छोड़ेगा तो ये बचेगा 3 - 4 1 -2। क्लियर? फिर आ जाएंगे +5 पर भाई, अगला एलिमेंट हम प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं भाई, तो हमारा ये कॉलम पहला रो छूट जाएगा, 3 2 और क्या बचेगा भाई 1 1। इसको हल कर लेंगे तो आप भी एक है साढ़िक का मान मिल जाएगा हमें। देखिए 2 2 दूनी -4, 4 1 कम 4 ही -4, माइनस सूत्र वाला +4 +3, 3 दूनी -6
माइनस सूत्र वाला लगाएंगे, 4 एक कम 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस 4 आएगा माइनस सूत्र वाला, प्लस 5, 3 एक कम 3, माइनस 2 एक कम भाई 2। अब आप भी एक या साढ़े का मान आ गया, देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणा हम करेंगे 2 से 0, माइनस 6 4 माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा भाई, 3 से 2 जाएगा 1, 5 एक कम 5। इस तरीके से आपको यहाँ पर -1 मिल गया, नॉट इक्वल टू 0। लिखोगे ए इनवर्स क्या है, संभव है। जब हमें किसी आव्यूह के सार्डिक का मान 0 के बराबर नहीं मिलता है तभी हम कहते हैं कि उसका जो है इनवर्स संभव है। तो इतनी बात समझ में आई। अब अगली लाइन में आपको लिखना है सखंडों से निर्मित आव्यूह। क्या लिखना है, सखंडों से निर्मित आव्यूह। मैंने बताया कि सखंडों से निर्मित आव्यूह ज्ञात करना होता है तो हम बड़ा सा एक आव्यूह बनाते हैं, बताया है ना, यहाँ पर सखंडज बना लेते हैं, यही तो बताया है। तो चलिए भाई सखंडज हम बना लेते हैं, ठीक, जगह है ना, जितनी जगह है उसी में काम चलाना हमें, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा भाई, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर भाई। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए पहला कॉलम पहला रो छूटेगा तो बचेगा 2 -4 1 -2, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम छूटेगा तो 3 -4 3 -4 1 -2, पहला रो तीसरा कॉलम छूटेगा तो 3 2 3 2 1 1 बचेगा, उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएंगे दूसरी रो पर, दूसरा रो पहला कॉलम छूटेगा तो ये बचेगा -3 5 है ना, और 1 -2, फिर दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे हम तो ये आपका बच जाएगा 2 5 1 -2 2 5 1 -2, तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे 2 -3 और क्या बचेगा 1 1, ठीक। सेम प्रोसेस आ जाएंगे तीसरी रो पर भी वही चीज़ करेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे -3 5 2 -4 बच जाएगा, इसमें 2 5 और 3 -4 बच जाएगा, इसमें 2 -3 3 2 बच जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना। अब इतना करने के पश्चात आप देख सकते हो, इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, देखिए प्लस चिन्ह लगाइए, 2 दूनी -4 -4 माइनस सूत्र वाला, 4 एक कम 4, ये -4 और माइनस सूत्र वाला ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह लगा है भाई, माइनस चिन्ह लगाएंगे, हल करेंगे, थोड़ा दूर दूर रखिएगा नहीं समीकरण बन जाएगी। 2 तिहाई 6 माइनस का 6 माइनस सूत्र वाला, 4 एक कम 4 -4 और माइनस सूत्र वाला +4, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। 3 एक कम 3 और माइनस का 2 एक कम 2, इधर से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 3 का गुणा ये 6 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस, फिर -5 एक कम 5, फिर प्लस लगाएंगे, 2 दूनी 4 -4 माइनस सूत्र वाला, 1 पंचे 5 आपका हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा आपका माइनस, है ना, 1 तिहाई 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि -3 आएगा और माइनस सूत्र वाला +3 हो जाएगा। आगे इसी तरीके से इधर गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, 4 तिहाई 12 प्लस का 12 माइनस सूत्र वाला, 2 पंची 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस सूत्र वाला, तीनों पची आपका हो जाएगा 15, क्लियर, ओके। फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे भाई, 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9 -9 और ये प्लस का 9 सूत्र। इसमें देखिए प्लस माइनस और गुणा भाग जो करते हैं यही आपको बस ध्यान देना है, अगर चिन्ह गड़बड़ हो तो आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो ये आप भी मिलेगा आपको, देखिएगा हल करने पर ये 0 हो जाएगा, ये आपका -2 प्लस का 2 हो जाएगा, -2 माइनस का गुणा, ये आपका 1 बच जाएगा, ये आपका कितना बच जाएगा भाई, चलिए इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं, 2 और 1 बच गया, 6 से 5 जाएगा 1 माइनस का 1 क्योंकि बाहर माइनस लगा है, -9 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा भाई 2, ये आपका -8 -23 ये प्लस का 23 हो जाएगा, है ना, 15 8 23 तो होगा, माइनस का बड़ा प्लस हो जाएगा, 9 4 13। आपने क्या किया भाई, सखंडों से निर्मित आव्यूह प्राप्त कर लिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे भाई, अगले स्टेप में हम ये करेंगे तब
एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है वो सेकंडों से प्राप्त निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। मतलब इस रो को हम कॉलम में बदल देते हैं, 0 2 1, फिर -1 -9 -5, -1 -9 -5। तीसरी रो को कॉलम बदल देंगे, 2 23 13। इस तरीके से आपको एडजॉइंट ए का मान मिल जाता है। जब एडजॉइंट ए का मान मिल जाता है तो आप क्या करते हो, तो आप निकालते हो ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर आता है 1/mod ए और इनटू में एडजॉइंट ए। तो 1/mod ए की वैल्यू आप देख सकते हो मैंने निकाली है -1, तो -1 लिख देंगे। और एडजॉइंट ए की वैल्यू है 0 -1 2, इधर से देख के लिख दीजिए 2 -9 23 है ना, 1 -15 और ये 13 आ गया। मतलब इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट को हमें -1 से भाग करना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी भाई 0 को -1 से भाग करेंगे 0 ही, -1 को -1 से भाग करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा और ये -23 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये प्लस का 15 हो जाएगा, और जो ये प्लस का 13 है माइनस का 13। इस तरीके से हमने इस दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब देखते हैं इस प्रश्न में आगे क्या बोला जा रहा भाई। ठीक, इसको रफ कर दे थोड़ा सा, चलिए भाई रफ कर देते हैं तभी समझ में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण दी गई है, बोला कि निम्न रैखिक समीकरण दी गई है 2x - 3y + 5z = 11 दिया गया था, और दिया गया है 3x + 2y - 4z = -5 दिया गया है, और x + y - 2z = -3 दिया गया है। तो इस रैखिक समीकरण से अगर a का मान निकालते तो a का मान यही आता और इसका इन्वर्स इस तरीके से आ जाता। ठीक, तो यहाँ से जो x का मान आता वो तो x y z आ जाता, x का मान निकालते तो x y z आ जाता। अच्छा, b का मान निकालते हैं यहाँ से, तो जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट है 11 -5 -3, a का मान a इन्वर्स आ ही चुका है, कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको। अब आपको यहाँ पर निकालना है, तब हमें x इन्वर्स बराबर x बराबर सूत्र लगाना है a इन्वर्स b। x का मान आया है x y z, a इन्वर्स का मान आपने निकाल लिया है ऑलरेडी पहले से, इसी का यूज करना है। 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 15 -13। ठीक है ना, इसको रफ कर दें। आगे देखिएगा भाई, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, है ना। अब देखिए भाई, ये आपका हो गया ए इनवर्स का मान, इनटू में बी का मान कितना है 11 -5 और -3। बस अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप सभी लोग जानते हो। इधर हम पुनः रफ कर रहे हैं जिससे हम अच्छे से बता सकें, है ना। नीचे हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता हो, तो इधर हम फिर रफ कर देते हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ के लिखिएगा, अदरवाइज आपको फिर समझ में कम आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x y z = भाई, है ना, इसका मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 और -23 -1 5 और ये -13। देखिए गलती हो गई छोटी से, यहाँ पर 15 ना होकर के 5 था भाई, है ना, मुझे याद है, आप लोग देख लीजिएगा 5 होगा हल करने पर, ये गलती हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ 15 नहीं है। उसके बाद इनटू में कितना है आपका 11 -5 और कितना भाई -3। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना, सभी लोग मल्टीप्लाई करना जानते हो। ये हो जाएगा x y z = पहली रो का कॉलम से करेंगे 11 0 0 1 बचे -5 6 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा 2 11 दूना 22 9 बचे कितना होता है भाई 45 और 23 3 कितना हो जाएगा 69, ये प्लस का 69 हो जाएगा भाई। फिर तीसरी रो का आ जाएंगे, है ना, कॉलम से गुणा करेंगे 11 1 कम -11 5 हम भाई 25 माइनस का 25 13 3 39, ये प्लस का 39 हो जाएगा। ये आपका जाएगा x y z = ये आपका 1 बचेगा 6 से 5 जाएगा, ये आपका 5 2 67 हो जाएगा, 67 से 69 जाएगा 2 बच जाएगा, ये 25 और ये माइनस का कितना हो जाएगा भाई 36 25 10 35 36 -36 प्लस 39 से 3 बच जाएगा। दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं तो संगत अवयव बराबर होंगे, यानी x = 1 y = 2 और z = 3 आ जाएगा।
अब ये जो एक्स वाई जेड का मान आया है सही है कि नहीं सही, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों में से कोई समीकरण ले लेते हैं। जैसे ये समीकरण ले लेते हैं तीसरी वाली, इसमें एक्स का मान रखेंगे 1, वाई का मान 2, 2 1 3 हो जाएगा 3, और जेड के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6। तो ये आपका देखिए 1 + 2 और 3 दूनी 6 माइनस का 6। तो देखिए 2 1 3, 3 से -6 जाएगा तो ये आपका माइनस का 3 बचेगा। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर -3 ही था, मतलब एक्स वाई जेड का मान जब हम LHS में रखेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, मतलब आंसर हमारा 100% सही है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और इस प्रश्नावली के बचता है, उसको भी हम इसी वक्त देख लेते हैं, है ना। और आप सभी लोग अब जान ही गए हो कि हमें रैखिक समीकरण निकायों को कैसे हल करना भाई। चलिए देख लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, अभी आप खुद ही लगा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें लिखा है कि 4 किलोग्राम प्याज है और 3 किलोग्राम गेहूं है और 2 किलोग्राम चावल है, कुल मूल्य आपका 60 रुपया है। फिर दिया है 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य दिया है 90 रुपया। फिर दिया गया 6 किलोग्राम प्याज और 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया गया 70 रुपया। आवी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो आप सबका अलग अलग मान लीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। माना पहले क्या दिया गया, प्याज, तो माना प्याज का जो मूल्य है वो 100 रुपया है, ठीक है। और गेहूं दिया गया है, तो गेहूं का मान लीजिए y, और उसके बाद चावल दिया गया है तो उसका मान लीजिए आप 1.5 रुपया। अब प्रश्नानुसार पर आ जाइए और समीकरण बना लीजिए। प्रश्नानुसार पर आओगे तो देखिए पहले दिया गया 4 किलोग्राम प्याज, तो 1 किलोग्राम का 100 रुपया, तो 4 किलोग्राम का 4x। फिर गेहूं दिया गया 3 किलोग्राम, तो 1 का है y, तो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम का 3y। फिर दिया गया 2 किलोग्राम, तो ये आपका हो जाएगा 2z। टोटल मूल्य दिया है पहली स्थिति में 60 रुपया। फिर इसी तरीके से दूसरी स्थिति दी गई है 2 किलोग्राम प्याज यानी 2x प्लस 4 किलोग्राम के 4y प्लस फिर 6 किलोग्राम चावल यानी 6z बराबर के टोटल मूल्य दिया गया 90 रुपया। फिर दिया गया 6 किलोग्राम प्याज 6x प्लस फिर दिया गया है 2 किलोग्राम क्या भाई गेहूँ, तो 2y। फिर चावल कितना दिया गया 3 किलोग्राम, तो 3z। टोटल मूल्य कितना आया भाई 70 रुपया। इस तरीके से 3 आपकी जो यहाँ पर रैखिक समीकरण बन जाएंगी। अब इन्हीं रैखिक समीकरण को क्या करना है, आवी विधि से हल कर लेना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेना। एक्स हो जाएगा प्याज, वाई हो जाएगा गेहूँ और जेड हो जाएगा चावल का मूल्य। आपको यही करना है। तो सिंपल है, आप समीकरण बनाना अगर समझ गए हैं तो आप सवाल लगा लोगे, ठीक है। क्या फालतू में वही चीज़ हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर फिर करें, अपनी कॉपी पर अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो और एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हो। आंसर चेक करना भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास में मैंने जो ये एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.6 थी, इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं जो आपकी ये प्रश्नावली है इस पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।